गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 7 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं? आज टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेविटी होल। तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन से या फिर कहीं साइंस वाले सेक्शन से भी आप इस टॉपिक को कर सकते हो। एक अच्छा टॉपिक है, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, हम लोगों ने पहले इसको नहीं पढ़ा है। उसके अलावा ओपेक और ओपेक प्लस, ये टॉपिक हम लोग बार बार करते रहते हैं और कई बार हर दूसरे तीसरे महीने न्यूज में भी रहते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से। उसके बारे में बात करेंगे। ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही टॉपिक ज्यादा है। उसके अलावा नट प्रथा, एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट और बड़ी ही अनऑर्थोडॉक्स एक प्रैक्टिस है जो कई सारे स्टेट्स में की जाती है। उसके बारे में बात करेंगे। और इसके रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है अपना, उसने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस भी भेजा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। हल्का सा टॉपिक है, 2 लाइन का। उसके अलावा बर्ड फ्लू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिको के अंदर वर्ल्ड का पहला ऐसा केस हुआ है जब वर्ल्ड बर्ड फ्लू की वजह से किसी ह्यूमन की डेथ हुई है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अभी बीजेपी और जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वो दोनों अलायंस में है, कोलिशन में है। और बिहार काफी समय से डिमांड कर रहा था कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, तो शायद अब उसको दिया जा सकता है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हेल्थ रेगुलेशन के रिगार्डिंग छोटा सा एडिटोरियल है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पहले आर्टिकल कर चुके हैं, लेकिन अपनी नोट्स को अपग्रेड करने के लिए डेफिनेटली कुछ पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जबकि जिसने नोट्स बनाए हुए हैं, नहीं बनाए हुए हैं तो बनाना शुरू कर दो। कभी कभी एडिटोरियल इतने अच्छे आते हैं कि मेंस के परस्पेक्टिव से आपको नोट्स बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आपको कहीं किसी बुक में मिलते नहीं है बेसिकली। अब यही आप आर्टिकल देख लीजिए, हेल्थ रेगुलेशन के रिगार्डिंग आपको शायद किसी बुक में कोई प्रॉपर बढ़िया आर्टिकल मिले, बहुत मुश्किल है। लेकिन न्यूज़पेपर में ये कवर होते रहते हैं धीरे 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 करके। तो आप 2-3 आर्टिकल एडिटोरियल भी पढ़ते हो, अच्छा खासा कंटेंट एग्जाम में 250 वर्ड या 150 वर्ड लिखने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा मेहनत खुद करनी पड़ती है। चलिए, तो सीधा पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा ज्योग्राफी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और हाई होप आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि जनरली इस तरह के टॉपिक, क्योंकि थोड़ी सी साइंस ओरिएंटेशन होती है, तो कई स्टूडेंट्स को शायद उतने अच्छे ना लगे। लेकिन यूपीएससी में अच्छे लगने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा लगे या ना लगे, करना ही पड़ता है। राइट, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो सिलेबस छूट जाता है, सिलेबस छूट जाएगा तो नंबर नहीं आएंगे। एनीवेज, व्हाट्स कॉजिंग द मिस्टीरियस ग्रेविटी हॉल इन द इंडियन ओशन? देखिए, आपको मैं बताता चलूं, हमारे अर्थ के ऊपर जो हम लोग ग्रेविटी की बात करते हैं ना, वो ग्रेविटी एक जैसी है नहीं तो बेसिकली। ठीक है, तो ग्रेविटी दो चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। एक होती है मास और एक होता है डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहता है, ग्रेविटी कम होती रहती है। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता रहता है, ग्रेविटी बढ़ती रहती है। यानी कि जिस चीज के अंदर मास जितना ज्यादा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा होगा। और सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं करती है चीजों को, चीजें भी अर्थ को अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसी कोई भी दो बॉडी जिसके अंदर मास होता है, वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब कोई ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कोई कम करती है, लेकिन करती तो सभी है। अब अर्थ मून को पुल कर रहा है, मून अर्थ को पुल कर रहा है। अर्थ सन को पुल कर रहा है, सन अर्थ को पुल कर रही है। तो ये बेसिकली इस तरह से चलता रहता है, टग ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें जरा, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के जो पोल्स हैं वो थोड़े फ्लैट हैं, और जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा बल्ज होता है, बाहर की तरफ होता है। और ये हमारा अर्थ का सेंटर होता है। तो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस देखें, तो ये जो R1 है और R2 है, ऑब्वियसली R2 इज मोर देन R1, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इक्वेटर होता है, यहाँ पे ग्रेविटी का पुल थोड़ा सा कम होता है, और जबकि पोल्स पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि पोल्स सेंटर से कम दूरी पे होते हैं और इक्वेटर ज्यादा होता है। अब ये तो चलो एक बात होगी पोल और इक्वेटर की, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी अर्थ के अंदर भी ग्रेविटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपको शायद जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट ऐसा है, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर लेयर्स जो पाई जाती हैं, राइट, मेंटल कोर, क्रस्ट, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, कुछ लेयर्स ऐसी होती है जिसका मास कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। तो ये मास के हिसाब से हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी अलग अलग तरह की होती है। तो कहीं कहीं पे ग्रेविटी नॉर्मल से कम होती है, सराउंडिंग से कम होती है। अब यहाँ पे सपोज वो ज्यादा ग्रेविटी है, लेकिन इस बीच वाले एरिया में हो सकता है थोड़ी कम हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट टाइप का मटेरियल होगा जिसकी
मास थोड़ा कम होता है, डेंसिटी कम होती है। तो इसे आप जो ग्रेविटी अनोमली भी कह सकते हो, यानी कि जो नॉर्मल बिहेवियर से अलग होती है उसे ग्रेविटी अनोमली कहते हैं। वर्ल्ड में कई जगह ऐसी हैं जहां पे ग्रेविटी अनोमली है। अब सरफेस पे तो आपको ये नजर आती है, लेकिन सरफेस के नीचे भी ग्रेविटी अनोमली होती हैं। और ऐसा ही एक हमारे पास होता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी हॉल। ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 1948 में इसको डिस्कवर किया गया था। अफ्रीका के नीचे बेसिकली, अगर आप इंडिया से इसको कंपेयर करो तो 1200 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, जो हमारा बेसिकली कन्याकुमारी है, उसके साउथ वेस्ट में 1200 किलोमीटर, सरफेस पे नहीं, बिलो द सरफेस। ठीक है, बिलो द सरफेस आपको लगभग लगभग अफ्रीका के नीचे और इंडियन ओशन के नीचे एक ऐसा जोन मिलता है जहां पे ग्रेविटी अपने आसपास के एरिया से कम होती है। इसे कहते हैं इंडियन ओशन जियोइड लो। अभी हमें 1948 से पता था कि ऐसे कुछ चीज वहां पे एग्जिस्ट करती है। इसे डिस्कवर किया गया था एक डच जो है जियोफिजिसिस्ट के द्वारा। लेकिन अभी ऐसा खास क्या है इसमें, पहले हमें इसका रीजन नहीं पता था बेसिकली, लेकिन अब हमें इसका रीजन पता चल गया है। रीजन क्या है, वैसे तो इसके बारे में अभी और डिस्कवरी आएंगी फ्यूचर में। ठीक है कहां पे, 965 किलोमीटर बिलो द अर्थ क्रस्ट। एक थोड़ा आपको याद रखना, अफ्रीका के नीचे। रीजन क्या है, रीजन ये हो सकता है, देखिए गारंटी नहीं है अभी, हो सकता है। आपको ये पता है कि हमारे अर्थ में जो अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो जितने भी लैंड मास थे वो एक ही आपस में जुड़े हुए थे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट या फिर पैंजिया भी कहते हैं। ठीक है, इस पैंजिया में से फिर बाद में अलग अलग हिस्से टूटे और वो अलग अलग हिस्से बने। जब पैंजिया दो हिस्सों में टूटा, नदर्न पार्ट वाज कॉल्ड लोरेशिया, जिसे कई लोग अंगारा लैंड भी कहते हैं। सदर्न पार्ट वाज कॉल्ड गोंडवाना। तो इस गोंडवाना वाले में से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर वो सब निकले। जो नॉर्थ वाला हिस्सा था इसमें से आपका यूरोप, पार्ट ऑफ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, वो सब निकले। इन दोनों के बीच में आता था टेथिस सी। ठीक है, और आइडिया ये है कि भाई कुछ मिलियन ईयर्स पहले ये जो टेथिस सी था, ठीक है, ये जो टेथिस सी की जो लेयर थी वो बेसिकली अफ्रीकन जो प्लेट है उसके नीचे चली गई। ये टेथिस सी की प्लेट है, ठीक है, उसके नीचे चली गई। और क्योंकि आसपास एस्थेनोस्फेयर होता है, एस्थेनोस्फेयर तो बहुत ज्यादा डेंस होता है, उसके कंपैरिजन में जो ये ओशनिक प्लेट है इसकी डेंसिटी कम होती है। तो ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी इज लेस देन द एस्थेनोस्फियर। और आपको ये पता है कि जो मास और डेंसिटी होता है उसके ऊपर ग्रेविटी डिपेंड करती है। तो इनका ये कहना है डिस्कवरी का कि ये जो प्लेट थी ये अराउंड 950,000 किलोमीटर के आसपास वहां पे चली गई, और वहां पे वो आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से वहां पे ये ग्रेविटी होल टाइप की एक चीज बन गई है। वहां पे जो ग्रेविटी है वो सराउंडिंग एरिया से थोड़ी कम है। हालांकि इसके अंदर फ्यूचर में और यू नो डिस्कवरीज होंगे तो शायद कुछ नए रीजंस भी पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल एक रीजन आपको ये बताया गया है, तो दिस इज योर ग्रेविटी हॉल। ठीक है, इतना सही आर्टिकल फिलहाल आपको ये पढ़ना है, इसके ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटा सा आर्टिकल आता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अबाउट अ प्रैक्टिस, अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस, जिसे कहा जाता है नट प्रथा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे ये प्रैक्टिस चलती है। ये प्रैक्टिस चलती है समाज के उन कम्युनिटीज के अंदर जो पुअरेस्ट, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट। तो गुजरात में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो बहुत ही पुअर हैं, राजस्थान में भी सेम, मध्य प्रदेश में भी सेम, उत्तर प्रदेश में भी सेम। ये लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं उनको बेच देते हैं, बेच देते हैं। कई बार बेचा जाता है तो लीगल डॉक्यूमेंट भी साइन करवाया जाता है, मतलब इट्स लाइक अ कमोडिटी। और कई बार जो है बिना किसी पेपर वर्क के बेच दिया जाता है। अब उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हिस्टोरिकली बेसिकली उन वीमेन को बेचा जाता था जो या तो विडो होती थी, ठीक है, उनको बेचा जाता था, या फिर किसी और रीजन की वजह से उनको बेच दिया जाता था। यूजली जो मैरिड पर्सन होते थे उनको उनको बेच दिया जाता था, या फिर जो जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है उनको बेच दिया जाता था।
या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की शादी अगर नहीं होती है तो वो पैसा दे के यहाँ से खरीद सकता है। ऐसा प्रोविजन पहले इस तरह का होता था। लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जो है वो करप्ट होती चलेगी। पहले भी करप्ट ही थी ऑफ कोर्स, क्योंकि पैसे का लेन देन से आप करप्ट चीजें करते हो तो करप्ट ही है, अनएथिकल है, इमोरल है। लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस है वो सिंगल वीमेन में भी आने लगी। तो अब लोग क्या करते हैं, अपनी लड़कियों को जो 14 15 16 ईयर्स की हैं उनको बेच देते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि ये समाज को या फिर ये स्टेट को पहले से पता नहीं था। इन सब चीजों का पता होता है। ये चीजें बहुत सालों से चल रही हैं, बहुत बहुत सालों से चल रही हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये 2020 का केस है जहां पे एक आदमी ने अपनी लड़की को 2.5 लाख रुपीज में बेच दिया। जिस आदमी को उसने बेचा उसने 60,000 रुपीज तो तुरंत दे दिए, लेकिन बाकी पैसे देने से मना कर दिया। और बाद में इस लड़की की जो डेड बॉडी है वो कहीं पे मिली, और इस आदमी ने उस फैमिली के ऊपर केस कर दिया जिसने उससे शादी की थी या फिर उसको खरीदा था। बाद में पता चला कि मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली ये जो आदमी है ये बहुत ड्रंक था, इसने अपनी लड़की को उसकी मर्जी के बिना वहां पे बेच दिया। बाद में उस लड़की को वहां से बुला लिया, उसको मारा पीटा और उसको किसी और आदमी को बेच दिया। उस लड़की ने खुद पुलिस में बाद में कंप्लेंट किया और फिर उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये कहानी थोड़ी सी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के लिए। हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नट प्रथा, जो कि एक बहुत ही इनह्यूमन है। यहाँ पे यूजली क्या होता है, जो ये लड़कियां जाती हैं बेचारी, इनको अबेंडन कर दिया जाता है। बहुत बड़ी बात, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनके साथ फिजिकल साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है। ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस होती है। कई फैमिलीज तो ऐसी हैं जो कि जब उनके घर में बॉय पैदा होता है तो मातम मनाती हैं, जब गर्ल पैदा होती है तो वो खुशियां मनाते हैं। ऐसी फैमिलीज भी बहुत होती हैं। लेकिन वो गर्ल की खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि बाद में उसको बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो वहाँ पे पॉवर्टी और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी खराब हैं कि लड़कियों की खरीद फरोख्त वहाँ पे होती है। अब तो शायद इतना नहीं होता होगा, लेकिन पहले तो गुजरात के कुछ एरियाज में एक्चुअली ओपन मंडी टाइप की लगती थी। एक डॉक्यूमेंट्री टाइप देखा था मैंने कुछ साल पहले। उस मंडी में स्पेशली ऐसी गर्ल्स को लेके आया जाता था उन फैमिलीज के द्वारा, और वहाँ पे कुछ फेस्टिवल टाइप का होता है, और फिर बाद में लोग उसकी बोली लगाते हैं, ऑक्शंस टाइप का लगता है। इतनी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस चलती हैं, तो उसके लिए जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अभी नोटिस इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। चलिए आगे बढ़ें। रशिया डिफेंड्स ओपेक प्लस ऑयल पैक्ट, सेज मे ट्वीक इफ नीडेड। तो बेसिकली आई थिंक आपको ओपेक के बारे में पहले से पता ही होगा। तो ओपेक बेसिकली कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप है जिन्हें कहा जाता है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो कंट्री है ना, ओपेक और ओपेक प्लस, दुनिया का 70% से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट को कवरेज करती हैं। मतलब दुनिया में जो ऑयल की सप्लाई हो रही है भाई, तो ये कंट्रीज उसको कंट्रोल करती हैं। तो अब आप एक तरह से ये मान लीजिए ना, ये इट्स लाइक अ कार्टेल। ये कार्टेल की तरह काम करता है। आपके शहर में मान के चलिए 3 कंपनी ऐसी हैं जो कि पानी की सप्लाई करती हैं। अब ये तीनों कंपनी के जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो आपस में एक कार्टेल बना लेते हैं और कहते हैं कि भाई आज से पानी फ्री देना बंद, हम लोग 1 लीटर का 100 रुपये चार्ज करेंगे। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको खरीदना ही पड़ेगा। और इन कंट्रीज को ये पता है कि दुनिया ऑयल के बिना नहीं चलेगी। ऑयल बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमी है, और ऑयल की सप्लाई को ये लोग क्या करते हैं कि जी कंट्रोल करते हैं। तो जब भी इनको लगता है कि इनके देश में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है पैसे वैसे की, तो ये लोग क्या करते हैं, ऑयल की सप्लाई को कम कर देते हैं। अब वो सीधी सी बात है, जब दुनिया में ऑयल की सप्लाई कम होगी, और डिमांड तो है ही हमेशा ज्यादा, ऑयल की सप्लाई अगर कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। तो जैसे थोड़ा इनकी पॉकेट मनी खत्म होती है तो ये लोग क्या करते हैं, ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। अब ऑयल की प्रोडक्शन को कम करने के लिए इन्होंने ये कार्टेल बनाया हुआ है, या ज्यादा करने के लिए कार्टेल बनाया हुआ, कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। लेकिन कई बार ऐसा होता है सभी की सभी कंट्री उस पर अग्री नहीं करती हैं, तो फिर नेगोशिएशंस वगैरह चलती रहती हैं। तो सऊदी अरेबिया यूजली ऑयल की प्रोडक्शन को कम करने के फेवर में रहता है, क्योंकि उससे प्राइस बढ़ता है। लेकिन रशिया वगैरह जो है ऑयल की सप्लाई को बहुत ज़्यादा कम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऑयल की सप्लाई को कम करेंगे तो जो पैसा वगैरह उनको थोड़ा बहुत खरीद, मतलब दुनिया उनका जो ऑयल परचेज कर रही है तो वो भी परचेज नहीं कर पाएगी। जैसे इंडिया चाइना बहुत बड़ी मार्केट है रशियन ऑयल के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे डील चलती रहती है। अभी ऑयल का प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा 18
$80 से भी बेसिकली थोड़ा कम चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसलिए इन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि ऑयल के प्रोडक्शन को कम करेंगे और आने वाले समय में आपको ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए भी नजर आएंगे। खैर वो तो पीछे की कहानी हो गई। अब वो तो हो गया वाई वाला पार्ट, ठीक है। ये है आपको जो दिया हुआ वट वाला पार्ट। तो वाई वाला पार्ट और हाउ वाला पार्ट मैंने बता दिया, बाकी ये वट वाला पार्ट और वैन वाला पार्ट जो है आप यहाँ से करिए। क्या है ये? 1960 में इस ग्रुप को एस्टेब्लिश किया गया था। शुरुआत में जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 5 कंट्री थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। बाद में इसमें दूसरी कंट्रीज जो है ऐड होती रही ओपेक के अंदर। और अभी मान के चलिए देर आर अराउंड 13 कंट्रीज जो कि इसका पार्ट हैं। कुछ कंट्रीज ने बीच बीच में अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट भी करवा दिया था, जैसे कतार ने 2019 में टर्मिनेट करवा दिया था। बाद में कुछ और कंट्रीज को इसके अंदर ऐड किया गया, जैसे ओपेक प्लस उसको बोल देते हैं हम लोग कई बार, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, ये बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। रशिया, साउथ साउथ सूडान एंड द सूडान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। इट्स वेरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नथिंग टू टॉक अबाउट इट। चलिए, फर्स्ट फेटल ह्यूमन केस ऑफ H2N2 बर्ड। तो H5N1, H5N2, H5N7, H3N7, ये सब एक ही वायरस के अलग अलग वेरिएंट हैं। जैसे कोविड के अलग अलग वेरिएंट आते हैं, तो ये लगातार इवोल्व होते रहते हैं और उनके नाम हम लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये है सभी बर्ड फ्लू के ही वेरिएंट, आप ये मान के चलिए। और ये वायरस से होता है और ये यूजली बर्ड्स में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। बर्ड से ह्यूमन में कैसे ट्रांसफर हुआ वो एक अलग से कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होता है। अभी तक ऐसा केस कोई नहीं आया है। अब तक कोई ऐसा केस भी नहीं आया था कि बर्ड फ्लू से किसी की डेथ हो जाए। हालांकि एनिमल से ह्यूमन के अंदर भी बर्ड फ्लू के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर काइंड होते हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि मैक्सिमम किसी पर्सन की डेथ हुई है बर्ड फ्लू के वेरिएंट की वजह से, जो कि है H5N2। और 1996 में पहली बार बर्ड फ्लू चाइना से आया था भैया। ठीक है, फिर ये अलग अलग देशों में फैलने लगा और आपको बड़ी जान के हैरानी होगी कि 2024 में अंटार्कटिका के अंदर भी ये देखने को मिलता है। अब देखिए, बर्ड फ्लू फैलना बहुत आसान है क्योंकि बर्ड से फैलता है और बर्ड तो माइग्रेटरी होते हैं। तो जहां भी ये जाते हैं अपने साथ उस वायरस को ले जाते हैं और किसी नए बर्ड्स या पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आते हैं, उनमें ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो अंटार्कटिका में भी बहुत सारे बर्ड्स जो है माइग्रेटरी वहां से आते हैं जाते हैं, वो भी अपने साथ ले आए। इंडिया में भी ये केसेस कुछ हर तीसरे चौथे साल बर्ड फ्लू के केसेस फैलते हैं। यूजली जो पोल्ट्री फार्म जैसे जहाँ पे चिकन वगैरह ज्यादातर लोग करते हैं खेती या लाइव स्टॉक को रखते हैं इस तरह के, तो पोल्ट्री फार्म में ज्यादा रहता है ये बर्ड फ्लू का केस। लेकिन ह्यूमन के केस भी पहली बार एक डेथ यहाँ पे हुई है, तो इसलिए इट कैन बिकम मोर डेंजरस। टू बी ऑनेस्ट, ये बर्ड फ्लू से मुझे पर्सनली बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पिजन्स होते हैं, पिजन, क्योंकि अर्बन गांव में आपको पिजन्स नहीं मिलेंगे हार्डली, लेकिन शहरों में आपको हर तरह हर जगह पिजन्स मिलेंगे। बहुत पिजन एक ऐसा बर्ड है जिसने अर्बन लैंडस्केप में आई थिंक सबसे बेस्ट अडोप्ट किया है। इससे बेटर किसी ने नहीं किया। इवन जो कौवे होते हैं, क्रोज, वो भी अर्बन एरियाज में आपको उतने नहीं मिलेंगे जित वो आपको ज्यादा रूरल में मिलते हैं। तो पिजन्स के थ्रू बर्ड फ्लू के केसेस अभी ज्यादा आए नहीं हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पिजन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कॉज फॉर अ बिग पेंडेमिक, क्योंकि भैया डेंजरस हैं वो, कहीं भी किसी तरह से भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेट्स होप ऐसा दिन ना आए, लेकिन आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसके ना कॉजेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि तो अर्बन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो बर्ड फ्लू फैल ही जाता है। उसके अलावा जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज भी इसके फैलने का एक रीजन है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, जो बर्ड्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, बिहेवियर, तो उनके जो माइग्रेटरी रूट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो वो नई नई पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आते हैं, नई नई स्पीसीज के साथ मिक्स होते हैं। ऐसा देखा गया कि बहुत सारे बर्ड जो सेंट्रल एशिया से पहले इंडिया की तरफ आते थे, उनमें से बहुत सारे बर्ड्स अभी जो है वो साउथ अमेरिका की तरफ भी जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज या फूड की कमी हो जाती है, हैबिटेट हैबिटाट की कमी हो जाती है।
तो अब ये नई पॉपुलेशन के संपर्क में आएंगे तो उनको दिक्कत करेंगे, वहां पे बर्ड फ्लू फैलाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखें। चलिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तो नीतीश बाबू और, देखिए, ये दो पार्टीज, नीतीश बाबू की पार्टी और नायडू जी की पार्टी, अभी बीजेपी की अलायंस है, मतलब एनडीए का पार्ट है। और ये दोनों ही स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड कर रहे थे बहुत सालों से, लेकिन इनको सरकार दे नहीं रही थी। लेकिन अगर अगर भी सरकार को पावर में रहना है तो इनको ये स्टेटस देना पड़ सकता है। बड़ी अजीब सी चीज है। ऐसा हुआ है इस समय बार तो। कोलिशन धर्मा इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि कोलिशन का धर्म होता है और आपको निभाना पड़ता है। तो कोलिशन के पार्टनर्स के कंसर्न को आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। आप अभी मनमानी नहीं कर सकते भैया, सीधी सी बात ये है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के परस्पेक्टिव से थोड़ा सा भी याद रखें, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सेंटर के द्वारा दिया जाता है। सेंटर के द्वारा दिया जाता है किसको? स्टेट्स को दिया जाता है। कौन सी स्टेट्स को दिया जाता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमारे पास होता है, लेकिन यूजली जो जियोग्राफिकली बहुत आइसोलेटेड हैं या सोशियो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हैं, उन स्टेट्स को ये यूजली दिया जाता है। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो पूरा प्रोविजन है 1969 में हम लोगों ने इसको देना शुरू किया था, जब फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में देना शुरू किया था। और गदगिल फॉर्मूला उसको बोलते हैं बेसिकली, एंड ही वाज द हेड ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो गदगिल फॉर्मूला ये कहता है कि ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाएगा। पहला तो हिली टेरेन होनी चाहिए, ठीक है, हिली टेरेन हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, ठीक है, साइजेबल शेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये भी चलो मान लिया। या फिर बॉर्डर स्टेट हो, इंटरनेशनल बॉर्डर आप शेयर करते हो। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो बहुत ज्यादा, या फिर स्टेट फाइनेंस ऐसे हों कि आप अपने अफेयर्स को मैनेज ना कर पाओ। ये पांचों कैटेगरी आपको सेटिस्फाई लगभग लगभग करनी पड़ेंगी, तब आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए जरा, बिहार के केस में हिली टेरेन है? नहीं। लो पॉपुलेशन डेंसिटी है? नहीं। साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है? नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? यस, नेपाल के साथ करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है? बिल्कुल है। 52% से ज्यादा बिहार की पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन फाइनेंस भी उनके पास काफी नहीं है, लेकिन दो कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, ये वाला प्रोविजन नहीं है। हालांकि जैसे आर्टिकल 370 था तो J&K को स्पेशल स्टेटस था। 371, 71A, कई सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अलग से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिकल बेसिस पे इस तरह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है नहीं। इस समय इंडिया में जो है 11 स्टेट, जिसमें आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना वगैरह, इनको तेलंगाना को भी दिया गया है। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश क्यों डिमांड कर रहे हैं? बिहार का तो आपको मैंने बता ही दिया। देखिए, 2000 के अंदर बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब मोस्टली जो इंडस्ट्री है, जो मिनरल्स हैं, वो चले गए झारखंड में। बिहार के पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए बिहार इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। 52% से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन है। एजुकेशन की हालत बहुत खराब है, हेल्थ की हालत बहुत खराब है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार ऑलमोस्ट बॉटम पे है इंडिया में। तो इसलिए बिहार ये डिमांड कर रहा है। आंध्र क्यों डिमांड कर रहा है? देखिए, जब तेलंगाना बना ना, तो पहले तो आंध्र प्रदेश इकट्ठा ही हुआ करता था। तो हैदराबाद वॉज द कैपिटल, और जो बहुत सारा रिवेन्यू वो हैदराबाद से आता था। जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद सिटी वो तेलंगाना के पास चली गई। तो मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू आंध्र प्रदेश का वो लॉस हो गया। इसीलिए वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि हालांकि आंध्र प्रदेश को एक बेनिफिट है, तेलंगाना को इसलिए स्पेशल स्टेटस दिया गया है क्योंकि एक तो एजुकेशनली, सॉरी, वो एग्रीकल्चरली और जियोग्राफिकली बहुत बैकवर्ड काइंड है। बैकवर्ड काइंड इन द सेंस कि काफी सेमी एरिड एरिया। अगर आप आंध्र प्रदेश हैदराबाद को छोड़ दो, उसके आसपास अगर तेलंगाना में जाएंगे तो काफी ज्यादा ड्राई एरिया है, सोइल बहुत फर्टाइल नहीं है। तो बैकवर्डनेस आपको नजर आएगी। हैदराबाद वाले एरिया में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आंध्र प्रदेश को ये एडवांटेज है कि वो कोस्टल सिटी है और कोस्टल स्टेट्स है। और ये कोई भी आप इंडिया के कोस्टल स्टेट्स को उठा के देख लीजिए, वो इकोनॉमिकली हमेशा प्रोस्पेरस मिलते हैं, क्योंकि आप ज्यादा ट्रेड कर सकते हो नेशनल इंटरनेशनली, राइट। वो आपको बेनिफिट मिलता है।
तो बेनिफिट क्या क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के? देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का फायदा ये है कि जो सेंटर से पैसा दिया जाता है ऐसे स्टेट्स को, वो 90% ग्रांट के रूप में दिया जाता है, और सिर्फ 10% ही लोन के रूप में दिया जाता है। लेकिन दूसरे स्टेट्स में ऐसा नहीं है, उनको 70% लोन के रूप में मिलता है और 30% ग्रांट के रूप में मिलता है। तो सीधी सी बात है, बहुत बेनिफिट है उनको। टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जीएसटी के अंदर भी उनको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। ऐसे उनको बेनिफिट मिल जाते हैं। और स्पेशल, जैसे गोवा का अगर कल्चर की बात करो तो गोवा को स्पेशल स्टेटस इसलिए दिया गया है क्योंकि उनका यूनिक कल्चर आइडेंटिटी को करना है, तो शायद आप उनको दे दें। बिहार में गरीबी की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दे सकते हो। उड़ीसा में बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से राजस्थान जो है स्पेशल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। उस कैटेगरी के स्टेट्स में आप दे सकते हैं। लेकिन सेंटर देता क्यों नहीं है, ये भी तो बड़ा सवाल है। इकोनॉमिक बर्डन है भाई, सीधी सी बात है। 90% आप अगर ग्रांट के रूप में इन स्टेट्स को दोगे तो इकोनॉमिक बर्डन तो बढ़ेगा ही, है ना। और ये इन पेंडोरा बॉक्स जैसा है। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट्स को, मान लो बिहार को अगर आपने दे दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो कल को मध्य प्रदेश भी डिमांड करेगा, है ना। कल को छत्तीसगढ़ भी डिमांड करेगा, क्योंकि सबके अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आगे डिमांड ना बढ़े, तो इसीलिए स्टेट जो है सेंटर को नहीं देता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ compete करें और अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करें। लेकिन अगर आपको सारी हेल्प सेंटर से ही मिलने लगेगी तो आप सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं करोगे, क्योंकि सारा पैसा तो आपका सेंटर से मिल रहा है। तो क्या करना है भाई, फायदा करके रिफॉर्म्स करके? दिक्कत हो जाएगी, है ना। और तो ये क्राइटेरिया जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो आज का ट्यूटोरियल जो है वो बात करता है हेल्थ रेगुलेशन एंड द बेस ऑफ द टॉप नॉच अप्रोच। बहुत ज्यादा डीप इस आर्टिकल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जब दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल में आग लगी थी अनफॉर्चुनेटली, तब हम लोगों ने इस आर्टिकल को ठीक ठाक से पढ़ा था। तो ये दिल्ली वाले केस की ही बेसिकली बात कर रहा है, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पे आते रहते हैं अनफॉर्चुनेट से, जब इस तरह के अंदर हॉस्पिटल्स में आग वगैरह लग जाती है। तो फायर एनओसी बहुत सारे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नहीं मिलता है। अभी गुजरात में गेमिंग सेंटर के अंदर भी आग लगा, जहाँ पे अराउंड 30 लोगों की डेथ हो गई। वहां पे भी यही चीज देखी गई कि उनको फायर एनओसी नहीं मिला हुआ था। तो यहाँ पे कौन कसूरवार है? कसूर किसका है? कसूर उस ओनर का है, या कसूर म्युनिसिपैलिटी का है, या ऑन अ लार्जर स्केल स्टेट्स का है? सेंटर या स्टेट दोनों ही बोल दीजिए आप। हमारे यहाँ पे कानून है, वो है, पुलिस है, किस? क्योंकि सभी स्टेक होल्डर हैं, या समाज, सब स्टेक होल्डर्स हैं। किसका कसूर निकालोगे आप? और यहाँ पे सबका ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसूर है। स्टेट का यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो आप फैक्टर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये स्टेट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरह की चीजों को ध्यान रखना। और उसके लिए क्या होता है? उसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। और हमारे यहाँ पे ना दो दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है कि बड़ी अजीब सी दिक्कत है, कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के साथ। एक सेक्शन ऑफ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया में रेगुलेशंस बहुत वीक हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया में रेगुलेशंस बहुत एक्सेसिव हैं। एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए आपको कम से कम 40 to 50 अप्रूवल चाहिए होते हैं, तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये रेगुलेशन फालतू के हैं। जो ढंग के रेगुलेशन है, जो फॉरेन कंट्रीज में यूज किए जाते हैं, वो इंडिया में बहुत ही कम है। आप 3 4 रेगुलेशन रखिए, लेकिन ऐसे रखिए जबरदस्त बढ़िया वाले, आप उनको फॉलो कीजिए, आप हॉस्पिटल चलाइए। ये दोनों ही चीजें यहाँ पे बेसिकली नजर आती हैं। कुछ लोगों का कहना है भाई देखो, दोनों ही चीजें दिक्कत है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। अगर फायर एनओसी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसको क्यों चलाने दे रहे हो? उसको बंद कर दीजिए, राइट। अब समस्या ये है कि इतने सारे रेगुलेशन हमारे यहाँ पे क्यों किए जाते हैं? अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी कानून बनाए जाते हैं, सेंटर के अंदर भी बनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत अनरियलिस्टिक चीजें जो है उनसे उम्मीद रखते हैं। क्योंकि इंडिया में देखिए मेडिकल टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ा है, तो जिसकी वजह से बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में इस तरह के बहुत सारे रेगुलेशंस जो है वो सरकारों के द्वारा बनाए गए। लेकिन मजे की बात यह है कि खुद जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं
या सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती हैं। प्राइवेट तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो क्यों ही करेंगे जब सरकारी वाले खुद नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है भाई, जैसा फॉरेन कंट्रीज में है, अलग अलग है। 70% से ज्यादा जो आउट पेशेंट इंडिया में दवाइयां लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से ले रहे हैं। 50 से 60% जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। उसके ऊपर भी अर्बन रूरल डिवाइड है। मोस्टली जो प्राइमरी सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अर्बन एरियाज में है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस आप इस प्राइवेट सेक्टर को भी यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। कुछ हॉस्पिटल इंडिया में ऐसे हैं जो कि सिंगल डॉक्टर हॉस्पिटल हैं, सिंगल डॉक्टर। कुछ ऐसे हैं जो मीडियम लेवल के हैं, और कुछ ऐसे जो बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल कैटेगरी वाले हैं, एकदम मल्टी स्पेशलिटी टाइप्स। अब तीनों के ऊपर आप सेम रेगुलेशन तो नहीं कर सकते। इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है, वहां पे सिंगल डॉक्टर हॉस्पिटल बैकबोन है। आप, ये किसी को बात अच्छी लगे या ना लगे, छोटे छोटे मोहल्लों में जो क्लिनिक होते हैं, छोटे छोटे सिटीज में जो क्लिनिक होते हैं, वहां पे एक डॉक्टर बैठा होता है, उसके साथ एक दो हेल्पर होते हैं बस। सिंगल डॉक्टर हॉस्पिटल्स होते हैं। आपको बुखार है, थोड़ा ड्रिप आपको लगवानी है, थोड़ा बहुत मरहम पट्टी करवानी है, तो ये डॉक्टर उसको बढ़िया से कर देते हैं। वो सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन यस बाकी चीजें तो कर सकते हैं। ये बैकबोन है हमारे मेडिकल सिस्टम का। सस्ते में दवाई दे देते हैं आपको, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए में नक्की कर देते हैं। अगर वहीं आप बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो लाखों का बिल बनता है। आधी बार तो ये लोग टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। और लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल हैं, पहले सब टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आपका डायग्नोसिस करेंगे, फिर इलाज शुरू करेंगे। इलाज शुरू करने से पहले आपके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो सिंगल डॉक्टर हॉस्पिटल्स या छोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, या जो उससे बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं, आप सभी पे एक तरह के रेगुलेशन लागू नहीं कर सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि पहली बात तो रेगुलेशन चाहे आप कम करिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बेटर कीजिए। और कैटेगराइज करिए हर किसी को, हर स्टेट के हिसाब से, हर उसके लेवल के हिसाब से आप रेगुलेशंस बनाइए। तब जाके आप जो है बेटर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी स्टेक होल्डर्स, इमीडिएट स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे अगर आप गुजरात वाले केस में देखें तो वहां पे जो म्यूनसिपैलिटी के जो वहां पे मेयर थे, ठीक है, तो या फिर जो उसके नीचे ऑफिशियल्स थे, दे आर द इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उनको तुरंत सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए। दो चार लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी तो सभी लोग सीधे हो जाएंगे। गुजरात में 1 साल पहले वो जो गेमिंग सेंटर था, उसको नोटिस गया था डिमोलिश करने का, क्योंकि उसके पास फायर सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन 1 साल तक आपने क्या किया भैया? नोटिस आपने 1 साल भर पहले दे दिया, आपने ध्यान दिया क्या? अब वो क्या है, नोटिस दे के भूल गए, जानबूझ के भूल गए। पता होता है सबको, लेकिन पैसा आता है ना घर पे तो भूल जाते हैं लोग। लेकिन बाद में दिखाने के लिए, देखो साहब हमने तो नोटिस भेजा था, वो सब साठ गांठ रहती है। तो ये आपने जब नोटिस भेजा, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो जब वहां पे इतनी गड़बड़ हो रही है और वहां पे लोगों की लाइफ का रिस्क है, तो आपने इमीडिएटली स्टेप क्यों नहीं लिया? ये जो चीजें हैं वो इमीडिएटली होनी चाहिए। और ये सब चीजें रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए। चीज खराब होने से पहले आप स्टेप ले लो ना भाई। आग लगी, लोग मर गए, तब आप जाग रहे हो, और हो तब भी कुछ नहीं रहा है। ये भी तो बड़ी बात है। आपने हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो म्यूनसिपैलिटी में वो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनको तो आपने कुछ भी नहीं कर पाए। उनके खिलाफ तो इंक्वायरी तक भी नहीं हुई है। ये समस्या है हमारे यहाँ पे। तो मेडिकल सेक्टर में ऐसी दो चार चीजें आप जो है उसको पढ़ सकते हो, अपने नोट्स को अपग्रेड कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।